हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल राउंड फंडा सीरीज। तो जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज में हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट्स उठा रहे हैं जो कि मल्टीपल एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। और अगर आप लोग 11th क्लास 12th क्लास या ग्रेजुएशन में हैं और आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक देखना, आपको डेफिनेटली कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। और अगर यार चैनल को अभी तक भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट्स आपको मिलते रहें। चलिए आगे इस सीरीज को बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग इसका सेकंड फंडा ले रहे हैं। एक फंडा मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछली वीडियो में। अ, आज हम जो फंडा लेंगे वो कॉन्सेप्ट जो उठा रहे हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो टॉपिक होता है उससे उठा रहे हैं। ठीक है। तो एक बार फटाफट थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए, जो कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में और डिटेल में जानना है तो प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो थोड़ा वहां से रेफर कर लें। अभी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी जिनको भी पता है उनको ये पता है कि इसका फॉर्मूला हम n/2 a+l लिखते हैं। एक इसका फॉर्मूला ये होता है। इस फॉर्मूले का बहुत वाइड एप्लीकेशन एग्जाम्स में यूज होता है। तो इसका एक तरीका, इसको नॉर्मली बच्चे क्या ऐसे ही रट लेते हैं, पर इसका बेसिक मतलब समझोगे तो इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन निकल के आएगा। इसका बेसिक मतलब क्या है कि भाई जैसे कोई भी एपी हम अगर लेते हैं तो ये जो a+l है, बेसिकली a+l ये क्या देता है, ये देता है सम ऑफ ईच पेयर। सम ऑफ ईच पेयर। और ये जो n/2 है ये क्या देता है, नंबर ऑफ पेयर्स। नंबर ऑफ पेयर्स। अब ये पेयर्स क्या होता है, इसको अगर आप समझ लेंगे ना तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे मान लिया हमने कोई भी एपी ली, फॉर एग्जांपल मैंने एक एपी ली 2, 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन। मान लो मैं ये एपी ले लूँ। अब अगर मैं इसमें फर्स्ट और लास्ट मान लो 17 तक है मेरी एपी, तो मैं इसको जोड़ू तो कितना आ रहा है मेरा सम। द सम इज कमिंग आउट टू बी 19। और अगर मैं सेकंड सेकंड लास्ट को ऐड करूँ तो भी द सम इज 19। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो हर इक्विडिस्टेंट पेयर का सम सेम आता है। और ये प्रॉपर्टी एपी की बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे जिसको पेयर बोल रहा हूँ वो बेसिकली इक्विडिस्टेंट पेयर है, जो बिगिनिंग और एंड से सेम दूरी पे बैठे होंगे। ऐसे पेयर्स का सम हमेशा एपी में सेम होता है। इक्विडिस्टेंट पेयर का सम हमेशा एपी में सेम होता है। और इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ लें तो जैसे मान लिया जाए मेरे को ये 6 टर्म्स की एपी को ऐड करना था, तो मेरे को केवल एक पेयर का सम लेके 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 3 पेयर्स बनेंगे। तो आई विल जस्ट टेक द नंबर ऑफ पेयर्स एंड मल्टीप्लाई बाय द सम ऑफ ईच पेयर। यही कॉन्सेप्ट जो है इसको हम आगे अब अप्लाई करने वाले हैं। इसके अलावा एक और जो इसी से एसोसिएटेड रिजल्ट है वो क्या है कि भाई जैसे मान लिया मैंने यही एपी ली 2, 5, 8, 11, 14। ठीक है, मान लिया 5 टर्म्स लिए। तो अब आपको मैं बोलूं कि इस एपी का एवरेज क्या होगा, एवरेज। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इस एपी का जो एवरेज होगा, जैसे इन सबको अपन ऐड कर ले, एवरेज का मतलब क्या होता है, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर अपन इन सबको अपन ऐड करेंगे तो ये अपने पास आ रहा है 16, 16, 32 एंड 8, 40। ठीक है। तो 40 अगर डिवाइडेड बाई 5 कर लो तो 8 इसका एवरेज आ रहा है। और 8 आप देख सकते हो कि इसका मिडिल टर्म है। इसका जो मिडिल टर्म है एपी का वो 8 है। एंड दैट क्लियरली मीन्स कि एपी का जो एवरेज होता है वो हमेशा उसका मिडिल टर्म होता है। एवरेज ऑफ एपी इज इक्वल टू इट्स मिडिल टर्म। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कई बार हमें एक बड़ी बड़ी एपी दे दी जाती है और उसका एवरेज पूछता है तो बच्चे क्या उसका सम निकालने बैठ जाते हैं, नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं। जरूरत ही नहीं, आपको सिर्फ मिडिल टर्म चाहिए। और मिडिल टर्म की भी एक कहानी बहुत सिंपल सी है। एपी मिडिल टर्म जो होता है वो बेसिकली a+l/2 होता है। जो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज होगा वही आपकी पूरी एपी का एवरेज होगा। जैसे आप यहाँ भी देखें 2 और 14 का एवरेज कितना होगा, 16/2 यानी 8। तो इसीलिए a+l/2 ही एवरेज ऑफ एपी होता है। ठीक है। तो अगर ये दो कॉन्सेप्ट्स हमें ढंग से आते हैं तो हम बहुत सारे एग्जाम्स के सवाल इजीली क्रैक कर सकते हैं, मतलब जल्दी भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और समझे कि जैसे कई बार क्या होता है भाई, यहाँ तो मैंने एपी लिख दी तो आपने पहचान लिया कौन सा इक्विडिस्टेंट पेयर है। अब अगर बहुत बड़ी एपी कोई लिखी हो तो कैसे पहचानेंगे कि इक्विडिस्टेंट पेयर है कि नहीं। जैसे मान लिया मैं आपको ऐसा दूं कि भाई एक एपी है, उसके मेरे को 50 टर्म्स का सम चाहिए, 50 टर्म्स का सम चाहिए। ठीक है। और मैंने आपको जो है वो उसका लेट अस से 17th टर्म दे दिया, और लेट अस से 34th टर्म दे दिया। मैंने आपको उस एपी का 17th और 34th टर्म दे दिया, गिवन।
ठीक है। तो अब मैंने आपसे पूछा इसके 50 टर्म्स का सम निकालो, तो नॉर्मली क्या करेंगे कि भाई 17 टर्म की इक्वेशन बनाएंगे a+16d, और 34th टर्म की भी इक्वेशन बनाएंगे a+33d, और दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे। वहां से हमें a और d मिल जाएगा, उसको उठा के हम 50 टर्म्स के सम में रख देंगे। सो दिस इज द डिटेल्ड प्रोसीजर। पर अगर आप इसमें ऑब्जर्व करें कि भाई ये जो 17th टर्म होगा और ये जो 34th टर्म होगा, ये बेसिकली एक इक्विडिस्टेंट पेयर बनाएगा, ये इक्विडिस्टेंट पेयर बनाएगा। अब बात ये होती है कि भाई हमें कैसे पता पड़ेगा कि इक्विडिस्टेंट पेयर बना रहा है, हम कैसे चेक करेंगे? तो चेक करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको इस 17 और 34 को ऐड करना है। सो सी 17 + 34, इफ यू सी इट इज 51, एंड 51 इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्म्स प्लस वन। 51 is nothing but number of terms plus 1, because number of terms was 50. So whenever the sum of subscripts of the two terms is more than the number of terms by 1, it will be an equidistant pair. ये तरीका है पहचानने का। मतलब अगर मैं ऐसा बोल दूं कि भाई टी एम और टी एन एक इक्विडिस्टेंट पेयर है, अगर मैं ऐसा बोलता हूं, तो फिर याद रखिए m+n विल ऑलवेज बी नंबर ऑफ टर्म्स प्लस वन। ये तरीका चेक करने का। जैसे आप इस छोटे से एग्जांपल में भी देखें तो ये फर्स्ट टर्म था और ये सिक्स्थ टर्म था। तो अगर आप 1 + 6 करेंगे तो 7 आता है, विच इज द नंबर ऑफ टर्म्स प्लस वन, नंबर ऑफ टर्म्स प्लस वन। सिमिलरली आप जैसे ये सेकेंड टर्म उठाए और आप जैसे ये फिफ्थ टर्म उठाए, तो सेकेंड और फिफ्थ को ऐड करें तो भी कितना आता है? 7, विच इज नंबर ऑफ टर्म्स प्लस वन। तो यही तरीका है पहचानने का कि भाई इक्विडिस्टेंट पेयर है अभी। ठीक है। एक बार क्विकली समझ में आ गया कि नहीं? तो भाई अपने को एक तो क्या ध्यान रखना है कि n/2 a+l फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ईच पेयर इनटू नंबर ऑफ पेयर्स। दूसरा एवरेज ऑफ एपी क्या होता है, a+l/2 या मिडिल टर्म। और तीसरा इक्विडिस्टेंट पेयर कैसे पकड़ना है कि भाई जो भी दो टर्म्स दिए हैं उनके सब्सक्रिप्ट्स को ऐड करके नंबर ऑफ टर्म्स प्लस वन आना चाहिए। तो अगर हमें ये सब बातें क्लियर है तो हम बड़े आराम से अब आगे वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस नाउ। देखिए पहला सवाल जो मैं उठा रहा हूँ वो कैट 22 स्लॉट 3 में आया हुआ है। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आईपीएम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज ऑफ ऑल 3 डिजिट टर्म्स इन द एपी 38, 55, 72 एटसेट्रा इज। तो सबसे पहले तो आपको एक एपी दे रखी है, देखिए 38, 55, 72 एंड सो ऑन। तो इस एपी को देख के हमें साफ दिख रहा है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 17 है। 55 - 38 विच इज 17। तो कॉमन डिफरेंस 17 हो गया, और हमें बेसिकली चाहिए केवल 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें आप अगर 17 जोड़ते जाएंगे तो कभी ना कभी 3 डिजिट नंबर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे मान लिया मैंने इसमें 17 जोड़ा तो मेरा अगला टर्म कितना आएगा, 89। और अभी 89 में 17 जोड़ा तो अगला टर्म कितना आएगा, 106, विच इज अ 3 डिजिट नंबर। सो डेफिनेटली टू फाइंड एवरेज ऑफ एन एपी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यू नीड a+l/2। ठीक है, यानी आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म चाहिए। तो भाई फर्स्ट टर्म तो आ गया मेरे पास, कितना है, 106। अब मुझे केवल क्या चाहिए, लास्ट टर्म चाहिए। अब लास्ट टर्म के लिए मेरे को देखना पड़ेगा कि लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा आता है। ठीक है। अब लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा आएगा, उसके लिए मैं क्या करूं, मैं इस एपी का जनरल टर्म लिख लेता हूं। मेरे को नहीं पता ना भाई कौन सा टर्म होगा, तो मैंने मान लिया nth टर्म होगा इस एपी का। तो अब आप बताइए एपी का nth टर्म का क्या फॉर्मूला है भाई, a+n-1d। ठीक है। तो हमने यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी रखी, 106। डी की वैल्यू कितनी रखी, 17। अब ये जो nth टर्म है, अगर उसको एक हाईएस्ट ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होना है तो वो हमेशा 999 से छोटा या इक्वल ही हो सकता है, उससे बड़ा तो नहीं हो सकता। तो यहां से अगर मैं n की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, 106 को उधर भेजा तो n-1 17 लेस देन इक्वल टू आ गया 999 - 106, विच कम्स आउट टू बी n-1 इंटू 17 should be less than equal to 893, and that means n-1 is less than equal to 893 upon 17। तो अब अगर इसको सॉल्व करें तो 17 5 85, बचेगा कितना, 4। तो 17 2 34 पॉइंट समथिंग, ऐसा कुछ आएगा। तो भाई n-1 अगर 52 पॉइंट समथिंग से छोटा है तो n पक्की बात है 53 पॉइंट समथिंग से छोटा है। 1 को उधर भेज दिया, इसका मतलब n की जो हाईएस्ट वैल्यू आती है, ग्रेटेस्ट वैल्यू, वो 53 आती है, क्योंकि हमें 53 पॉइंट समथिंग से छोटा लेना है। इसका मतलब इस सीरीज में 53 टर्म्स। मुझे ये पता पड़ गया इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं, 53 टर्म्स है। अब आपको याद हो तो मैंने अभी जो पीछे समझाया था उसमें मेरे को पता है कि एवरेज जो होता है वो मिडिल टर्म होता है। तो या तो मैं a+l/2 निकाल लूं या फिर मैं मिडिल टर्म निकाल लूं। अब मेरे को पता है कि अगर 53 लोग एक लाइन में खड़े हैं तो भाई उनमें मिडिल टर्म कौन सा होगा, मिडिल टर्म कौन सा होगा? तो डेफिनेटली मिडिल टर्म विल बी
27th टर्म। 27th टर्म क्यों होगा? क्योंकि 26 इधर खड़े हैं, 26 इधर खड़े हैं, तो 27th टर्म मिडिल टर्म हो गया। तो आपको सिर्फ 27th टर्म निकालना है, दैट इज योर आंसर। सो व्हाट इज द 27th टर्म ऑफ एन एपी? इट इज a plus 26d। So now plug in the value of a, which is 106, and the value of d, which is 17। तो ये आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर आने वाला है। So this comes out to be 106 plus what is 26 into 17? So देख ले, 26 17 7 6 42 7 2 14 18, this is 6, this is 2, this is 2 4 4 442। So 442 plus 106, which is 5 4 8। ये मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन 548। तो आप देख सकते हो कैट 2022 का सवाल है, और कोई ऐसा नहीं कि बहुत लंबा पड़ रहा है। ठीक है, तो एक छोटा सा फंड। अब इसी को करने के लिए गलती क्या कर सकते हैं कि भाई हम पूरी एपी निकाल के उसका सम निकालने लग जाए। राइट, दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, नॉट रिक्वायर्ड। आपको सिर्फ चाहिए मिडिल टर्म, दैट इज योर आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं वो जेई मेन 2025 में जनवरी शिफ्ट में आया हुआ है। जेई मेन 2025, ठीक है। तो जो भी 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं, वो जो तैयारी कर रहे हैं जेई की, अब देखिए आप, ऐसा सवाल बार बार रिपीट होता है, और बड़े आराम से हम इस सवाल को करेंगे। देखिए ध्यान से, क्या बोलता है कि भाई A1 A2 A3 एटसेट्रा आर इन एपी। तो पहले तो ये ध्यान से देखिए कि A1 A2 A3 एंड सो ऑन कहाँ तक चल रहा है भाई? A2024 तक। मतलब कितने टर्म्स है इस सीरीज में? 2024 टर्म्स, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, उसने आपको एक सम दिया है विच इज A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस, ऐसी कुछ सीरीज लिख रहा है। ठीक है, और ऐसे कहाँ तक लिख रहा है? A2020 तक। और साथ में लिख रहा है फिर A2024 इज इक्वल टू, लिख रहा है 2233। ठीक है, ऐसा कुछ वैल्यू दे रखा है। अब हमसे जो पूछा है वो A1 से लेके A2024 का सम है, मतलब हमें इस पूरी एपी का सम निकालना है। ठीक है, अब जैसा मैंने पहले अभी बताया था स्टार्टिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, कि भाई अगर मेरे को कभी भी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी चाहिए तो मैं n/2 a प्लस एल कर दूंगा। ठीक है, पर वो तो हम तभी करेंगे जब हमें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता हो। अब यहाँ इस एपी में आप देखिए, आपको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कुछ नहीं पता। ठीक है, तो अब आप वो उस कॉन्सेप्ट पे आइए जो मैंने सिखाया था, कि आपको नंबर ऑफ पेयर्स इनटू सम ऑफ ईच पेयर चाहिए। नंबर ऑफ पेयर्स इनटू सम ऑफ ईच पेयर चाहिए। Now, are we able to find out number of pairs and sum of each pair? Of course, we are able to find out number of pairs because total terms जो मेरे को चाहिए वो 2024 है। तो उनको अगर पेयर्स में बांटेंगे तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो वो तो सिंपल दिख रहा है कि भाई 1012 पेयर्स है। अब चाहिए सम ऑफ ईच पेयर। अब इस इक्वेशन से जो उसने दी है, क्या हम सम ऑफ ईच पेयर ला सकते हैं? अब समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। A1 और A2024, अगर तुम इन दोनों को देखो, तो इन दोनों के सब्सक्रिप्ट्स का सम अगर आप देखो तो 2025 आ रहा है। दैट मीन्स इट इज अ पेयर। A5 और A2020 देखो, तो इनके सब्सक्रिप्ट का सम भी 2025 आ रहा है, विच इज वन मोर देन द नंबर ऑफ टर्म्स। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो पेयर। इसी तरीके से A10 और इसके जस्ट पहले जो आ रहा होगा A2015, 5 5 का गैप चल रहा है, देख रहे हो अंदर ब्रैकेट में 5 5 का गैप चल रहा है। तो वो 2015 जो आएगा और A10 जो आएगा वो भी एक पेयर बना लेगा। इसका मतलब साफ है कि यहाँ जितने भी टर्म्स लिखे हैं वो सब एक पेयर बना रहे। तो अब मैं खाली ये देख लूं कितने पेयर्स। राइट, सो लेट्स फाइंड आउट हाउ मेनी पेयर्स। तो पहले तो इस ब्रैकेट के अंदर देखें भाई कितने पेयर्स है। आप ब्रैकेट को ध्यान से देखो तो 5 के मल्टीपल्स चल रहे हैं। 5 के मल्टीपल्स चल रहे हैं, तो भाई सबसे पहला जो चालू हो रहा है वो 5 × 1 से चालू हो रहा है, और आखिरी जो आप देख रहे हो वो 2020 है। 2020 को अगर 5 से डिवाइड करें तो इट इज वॉट? 404। 404। इसका मतलब साफ दिख रहा है कि 1 से लेके 404, मतलब टोटल टर्म्स जो अंदर ब्रैकेट में बैठे हैं वो 404 टर्म्स है। ब्रैकेट के अंदर 404, और ब्रैकेट के बाहर आपको दिख रहे हैं 2 टर्म्स और। इसका मतलब टोटल टर्म्स 404 प्लस 2, दैट इज 406 टर्म्स। 406 टर्म्स लिखे, एंड दैट मीन्स हाउ मेनी पेयर्स? 203 पेयर्स। तो मेरे को ये दिख रहा है कि मेरे पास यहाँ 203 पेयर्स है इस सीरीज में, और 203 पेयर्स का सम कितना दे रखा है? 2233। तो भाई क्या मैं एक पेयर का सम ला सकता हूँ? बिल्कुल ला सकता हूँ। मैं बोलूंगा सम ऑफ ईच पेयर, sum of each pair will be equal to 2233 divided by 203, because ये 203 पेयर्स का सम। तो भाई यहां से अगर आप कैंसिल करो तो साफ दिखता है 203 से एक बार कटा और वापस 203 आ गया। दैट मीन्स 11 आया कि नहीं आया एक पेयर का सम? द सम ऑफ ईच पेयर इज 11। और अब अगर ध्यान से इधर से ऑब्जर्व करें
तो खाली यहाँ वैल्यू रखनी एंड विल गेट आवर आंसर। सो व्हाट वाज द नंबर ऑफ पेयर्स इन योर ओरिजिनल सीरीज जो आपको ऐड करनी थी, उसमें टोटल पेयर्स हो गए 20, 24 डिवाइडेड बाई 2, है ना। और इनटू सम ऑफ ईच पेयर वो कितना है, 11। सो माय आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1012 इंटू 11। जो भी ये आता है दैट इज माई आंसर। तो चलो इसको निकाल लेते हैं। तो 1012 इंटू 11 निकाला भाई, तो ये हो रहा है 2101, एंड देन अगेन 2101 एडेड 23111। व्हाट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 11132। जेई मीन्स इंटीजर टाइप क्वेश्चन 2025। सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब दो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। तीसरा क्वेश्चन जो कि सीए फाउंडेशन जून 2013 में आया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चंस आगे भी आए हुए हैं। तो जो लोग सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए होमवर्क है। आप इसको सॉल्व करिए और मेरे को आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑलराइट देन, ऐसे ही फंडे और लाते रहेंगे इस सीरीज में। इस सीरीज का एक ही पर्पस है, तुम्हें ये बताना कि एग्जाम हो कोई भी, बस फंडा हो सही। इस बात को याद रखना मेरे दोस्त, और इस तरीके से सवाल करते रहो। एंड ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।